नमस्कार साथी। आज हम मानव भूगोल की जो बुक है उसका फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे। मानव भूगोल की परिभाषा, प्रकृति, विशेषता, उपागम, उसकी शाखाएं और विचारधाराएं। इन सभी का अध्ययन करने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं भूगोल। भूगोल है तो भूगोल जो शब्द है वो सबसे पहले 219 ईसा पूर्व ग्रीक और यूनानी विद्वान थे इराटोस्थेनीज। ग्रीक और यूनानी विद्वान थे इराटोस्थेनीज। उन्होंने ग्रीक भाषा के ही दो शब्दों से भूगोल का अर्थ निकाला है, जिसमें उन्होंने बताया जीईओ यानी जीईओ प्लस ग्राफीन। जीईओ का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफीन का अर्थ होता है वर्णन करना, अर्थात वे विज्ञान या विषय जिसमें पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है या वर्णन किया जाता है वो क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। अब उसमें भौतिक और मानवीय सारी चीजें आती हैं, वो भूगोल है। उसके बाद में ये तो भूगोल शब्द सबसे पहले किसने दिया? भूगोल शब्द के जनक कौन थे? इराटोस्थेनीज। लेकिन भूगोल का जनक कहलाता है हिकेटियस। भूगोल का जनक कहलाता है हिकेटियस। हिकेटियस ने सबसे पहले भूगोल का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया था, इसलिए हिकेटियस को कहते हैं भूगोल का जनक। अब धीरे धीरे क्या हुआ? भूगोल में अलग अलग विचारधाराएं उत्पन्न हुई और 1830 में भूगोल की दो शाखाएं हुई। 1830 एक भौतिक भूगोल, एक मानव भूगोल। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल है क्या? पहले एक ही भूगोल था जिसमें मानव और भौतिक चीजों का, पर्यावरण का सबका साथ में अध्ययन किया जाता भूगोल। लेकिन बाद में जो भौगोलिक विचारधाराएं उनकी सोच में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। तो एक मानव भूगोल, एक भौतिक भूगोल। अब भौतिक भूगोल में किसी भी क्षेत्र की जलवायु, मिट्टी, वहाँ की स्थिति, वहाँ के प्रदेश, वहाँ के पेड़ पौधे, वहाँ की पहाड़ियाँ, पर्वत, नदियाँ, मैदान, उन सभी का अध्ययन किया जाता है। वो हो गया भौतिक भूगोल। जो हम क्लास 11 की बुक में जो सारा का सेरा मैटर पढ़ चुके हैं वो भौतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। और जो हमारी 12th की बुक है उसमें जो आगे वाले चैप्टर हैं, जो 22, 23, 24 चैप्टर जितने सारे दिए हुए, उन सभी का अध्ययन करेंगे, वो मानव भूगोल में करेंगे। अर्थात मानव भूगोल में उन विषयों का अध्ययन किया जाता है जिनमें पर्यावरण के साथ मानव सामंजस्य स्थापन करके अपने जीवन का निर्वाह करता है, वो मानव भूगोल में आएगा। जैसे संसाधन, कृषि, जनसंख्या, व्यापार, निवास स्थान, कृषि कार्य, खनिज कार्य, ऊर्जा, ये सारे के सारे किस आएंगे? मानव भूगोल में आते हैं। अब मानव भूगोल का जनक माना जाता है फ्रेडरिक रेडजे। फ्रेडरिक रेडजे जर्मनी का था और इसको मानव भूगोल का जनक माना जाता है। मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रेडजे। और भौतिक भूगोल का जनक वैसे कोर्स में नहीं है, लेकिन ध्यान रखना पोसिडोनियस को भौतिक भूगोल का जनक कहते हैं। अब यहाँ तक 3 बातें ध्यान रखना। शब्द दिया इराटोस्थेनीज ने, हिकेटियस भूगोल का जनक, भौतिक भूगोल का पोसिडोनियस और मानव भूगोल का फ्रेडरिक रेडजे। कहाँ का था? जर्मनी का। अब हमारे जो कोर्स है 12th क्लास का, तो यहाँ से शुरू होता है मानव भूगोल से। तो मानव भूगोल का जनक है फ्रेडरिक रेडजे। अब सामान्य भाषा में मानव भूगोल की परिभाषा देखें तो मानव का प्रकृति या पर्यावरण के साथ सामंजस्य ही क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। यानी मानव जो जीवन है वो मानव प्रकृति के साथ क्या क्या कार्य करता है, किस प्रकार से अपने जीवन का निर्वाह करता है, किस क्षेत्र में रहकर कौन कौन से कार्य करके अपने जीवन का निर्वाह करता है, वो सारी की सारी चीजें किस में आएगी? मानव भूगोल में आएगी। मानव भूगोल की इंपॉर्टेंट परिभाषा है वो देखते हैं और कोड की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जनक है, तो जनक की परिभाषा देखते हैं। फ्रेडरिक रेडजे ने कहा था कि मानव भूगोल मानव समाजों तथा उसके धरातल
उसके धरातल के संबंधों का अध्ययन है, के संबंधों का अध्ययन है। अब इसमें क्या याद करना, बहुत इजी परिभाषा है कि मानव भूगोल, जो ये बुक है, जो ये विचारधारा है, जो ये शाखा है, मानव भूगोल मानव समाज और उसके धरातल के बीच संबंधों को क्या है, अध्ययन है। यानी कि मानव और उसका धरातल, इन दोनों के बीच में जो आपस में पारस्परिक संबंध है, उनका अध्ययन क्या कहलाता है, मानव भूगोल कहलाता है। जैसे मान लो हमारा समाज है और हमारे आसपास की जो पृथ्वी है, धरातल है, जलवायु है, मिट्टी है, उसके साथ हम सामंजस्य स्थापित कैसे करते हैं, कैसे अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, वो क्या कहलाता है, मानव भूगोल कहलाता है। तो रेडियल के अनुसार दो शब्द याद रखना है, मानव समाजों और धरातल के बीच में संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है, मानव भूगोल कहलाता है। अब इसके दो तरीके, एक तो आ सकता है रेडियल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा बताओ, दूसरा आ सकता है कि मानव भूगोल मानव समाजों और उसके धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन है। ये परिभाषा किसने दी, तो ये सिंपल सी बात है, मानव समाज की बात कौन करता है, रेडियल करता है। तो रेडियल ने ये उपयुक्त परिभाषा दी। रेडियल की एक शिष्या थी एलन सैम्पल, एलन सैम्पल, ये ध्यान रखना, अमेरिका की। इसने भी बहुत ही सुंदर परिभाषा दी है और बहुत ही सरल। इसने कहा कि मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। अब इसमें क्या याद करना, इसमें सिंपल सी बात है, कुमारी शैंपल ने दो शब्दों पर ज्यादा चर्चा की कि चंचल मानव, जो मानव है वो हमेशा कोई ना कोई काम करता ही रहता है, अर्थात चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी, इन दोनों के बीच पारस्परिक यानी इन दोनों के मिलने से जो परिवर्तन होंगे वो क्या कहलाएगा, मानव भूगोल कहलाता है। ये परिभाषा किसने दी, एलन सैम्पल ने दी। तो ये दो परिभाषाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। एक और परिभाषा है वो है फ्रिंच और टिबार्थ, फ्रिंच और टिबार्थ। इन्होंने तो बहुत ही सिंपल परिभाषा दी है कि मानव भूगोल मानव व पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन है, संबंधों का अध्ययन है, अध्ययन। तो ये तीन बार परिभाषाएं आ गई, तीनों परिभाषाओं में यही देखते हैं कि मानव और इस प्रकृति में क्या संबंध है, उनका अध्ययन ही क्या कहलाएगा, मानव भूगोल कहलाता है। इसके बाद में हम देखते हैं मानव भूगोल के उपागम। मानव भूगोल के 5 उपागम है। पहला है तंत्र उपागम, फिर कल्याण उपागम, फिर व्यवहार उपागम, फिर क्षेत्रीय उपागम और फिर पारिस्थितिक उपागम। ये मानव भूगोल के 5 उपागम हैं। उसके बाद में देखते हैं मानव भूगोल की शाखाएं हैं। मानव भूगोल की कुल 5 शाखाएं हैं, सॉरी 6 शाखाएं। मानव भूगोल की कुछ 6 विशेष क्षेत्र हैं। उन 6 विशेष क्षेत्रों में देखते हैं तो उसमें याद कुछ नहीं करना, क्योंकि वो सारे के सारे 6 विशेष क्षेत्र मानव से जुड़े हैं। तो पहला क्या आएगा, जनसंख्या। अब मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र में पहला क्या जाएगा, जनसंख्या। मान लो हम आसपास में हमारा जो मोहल्ला है, गांव है, शहर है, नगर है, पूरा देश, तो उसमें एक निश्चित जनसंख्या है। निश्चित जनसंख्या पहला हो जाएगा विशेष क्षेत्र में मानव। उसके बाद में उस जनसंख्या के भरण पोषण के लिए जो संसाधन होते हैं तो वो दूसरा हो जाएगा। पहला हो गया जनसंख्या, दूसरा हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन। अब वहां पर कुछ वातावरण भी होगा, वहां की कुछ जलवायु भी होगी, तो वहां का प्राकृतिक वातावरण हो जाएगा, वो मानव भूगोल का तीसरा विशेष क्षेत्र हो जाएगा। 3 याद हो गए, जनसंख्या, संसाधन और प्राकृतिक वातावरण। चौथा है समायोजन, कि उस वातावरण में रह करके हम कैसे समायोजन करते हैं। अब मान लो गर्म क्षेत्र होता है तो हम उसी गर्म क्षेत्र के अनुसार ढल लेते हैं, ठंडा क्षेत्र होता है तो उस ठंडे क्षेत्र के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं।
बर्फीला क्षेत्र होता है उसके अनुसार अपने आप में परिवर्तन करते थे। तो ये 4 चीजें हैं। उसके बाद में 5वां है दूसरे देशों के साथ हमारा क्या संबंध है, 5वां। और 6ठा है कर्मिक अनुकरण, यानी धीरे धीरे जो क्या विकास होता है वो 6ठा मानव भूगोल का विशेष क्षेत्र हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र बताओ, तो ये 6 हो जाएगा। क्या? जनसंख्या, संसाधन, वातावरण, समायोजन, दूसरे देशों के साथ संबंध, और 5 हो जाएगा कर्मिक अनुकरण। उसके बाद में आती है मानव भूगोल की शाखा। मानव भूगोल की शाखा, जैसे मानव भूगोल की पहले एक ही शाखा थी भूगोल, विचारधाराएं हुई 2 हो गई 1830 में, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। धीरे धीरे उनमें भी क्या हुआ, बंटवारा आता है। जैसे हमारे लेसन देखते हैं बुक में, एक यूनिट होती है उसमें 4-5 लेसन होते हैं, अगली यूनिट फिर उसमें अलग अलग लेसन होते हैं। तो इसमें एक शाखा हुई फिर उसके अलग अलग शाखा, धीरे धीरे उसको भी और बंटवारा कर लेंगे। तो मानव भूगोल की जो शाखाएं हैं, जनसंख्या भूगोल, नगरीय भूगोल, सामाजिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, मनोवैज्ञानिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल। यानी हमारे जीवन में जो सारे के सारे चीजें हैं अलग अलग, वो सारी की सारी मानव भूगोल की क्या हो जाएगी, शाखाएं हो जाएगी। जैसे हमारे आसपास में जनसंख्या है, एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों के समूह को जनसंख्या हो गई। अब वहां पर कितने पुरुष हैं, कितने स्त्री, कितने लोग जन्म ले रहे हैं, कितने मर रहे हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने जवान हैं, कितने नए लोग हैं यानी शिशु लोग हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं, कितने वहां का लिंगानुपात है, कितना लोग वहां पर पुरुष से लेकर कार्यशील जनसंख्या ज्यादा है, अकार्यशील जनसंख्या ज्यादा है, बेरोजगार ज्यादा है, यानी उस जनसंख्या का जो संपूर्ण अध्ययन होगा वो जनसंख्या। हमारा नगर है तो एक नगर में क्या क्या चीजें होती है वो सारा का अध्ययन किस में होगा, मानव में आता है, वो हो जाएगा नगरीय भूगोल। सामाजिक भूगोल यानी समाज में घर कैसे होते हैं, रीति रिवाज, पितृ प्रधान, मातृ प्रधान, यानी जैसे समाज में व्यवस्था होती है वो सामाजिक। सांस्कृतिक भूगोल यानी हमारे त्योहार है, वेशभूषा है, खान पान है, ये सारी चीजें मानव से जुड़ी हुई है, सांस्कृतिक। मनोवैज्ञानिक यानी लोगों की विचारधारा कैसी, ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोग क्या सोचते हैं, गर्म में रहने वाले क्या सोचते हैं, सामान्य मौसम में क्या सोचते हैं, ये सारी चीजें। ऐतिहासिक भूगोल यानी प्राचीन काल में मानव कैसा था और आज कैसे जी रहा है। राजनीतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल में देखते हैं मानव कौन कौन से कार्य करता है और अपने जीवन का निर्वाह करता है, यानी शाखाएं क्या है अपने जीवन से जुड़ी हुई है। अब इनमें भी अलग अलग शाखाएं हैं, तो इंपॉर्टेंट है आर्थिक भूगोल की उप शाखाएं। बाकी उप शाखाएं कहीं पर दी हुई नहीं है 12th क्लास की बुक में, वैसे है सामान्य सिंपल सी, लेकिन आर्थिक भूगोल और राजनीतिक भूगोल की जो शाखाएं हैं 2-3 इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं। आर्थिक भूगोल की उप शाखा, पहले मानव भूगोल हो गया और उस मानव भूगोल के बाद में इसकी शाखा हो गई आर्थिक भूगोल। अब इसकी भी उप शाखाएं हैं। अब जैसे मानव कौन कौन से कार्य करते हैं, कृषि कार्य करते हैं, कृषि भूगोल हो गया, खनन का कार्य करते हैं, खनन भूगोल हो गया, संसाधनों का अध्ययन करते हैं, संसाधन भूगोल हो गया, व्यापार करते हैं तो व्यापारिक भूगोल हो गया। ये क्या हो जाएगा, ये हमारे जीवन के निर्वाह से जुड़े हुए, यानी इनसे हमें पैसा प्राप्त होता है, आर्थिक विकास होता है इनसे, तो ये आर्थिक भूगोल की क्या कहलाएगी, उप शाखाएं कहलाएगी। उसी प्रकार से राजनीतिक भूगोल की भी 2 शाखाएं हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो 12th की बुक है उसमें तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन पिछली बार जो एनसीईआरटी की बुक थी उसमें साफ साफ दिया हुआ था कि राजनीतिक भूगोल की उप शाखा। अब देखो राजनीति में 2 ही चीज आती है, एक हमारे को 18 वर्ष के होने के बाद में व्यस्त मताधिकार का अधिकार है, यानी निर्वाचन का अधिकार। हम वोट देंगे जब तो देश में लोकतंत्र चलेगा, वहां की सरकार बनेगी, फिर वो हमारे लिए कार्य करेगी, तो पहला हो जाएगा निर्वाचन भूगोल। अब वो सरकार कैसे चलेगी, उसको चलाने वाला कुछ होना चाहिए, देश की रक्षा करने वाला होना चाहिए, तो सैन्य भूगोल। तो राजनीतिक भूगोल की भी 2 शाखाएं हैं, उप शाखाएं हैं, निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल। अब उसके बाद में हम देखते हैं मानव भूगोल की प्रमुख विचारधारा। मानव भूगोल की प्रमुख विचारधारा, मानव भूगोल की प्रमुख विचारधारा। मानव भूगोल की विचारधारा की बात करें तो विचारधारा का क्या मतलब, जिस प्रकार विज्ञान में देखते हैं अलग अलग वैज्ञानिक होते हैं और वो वैज्ञानिक अपने अनुसार अपनी पक्ष और विपक्ष की बातें कहते हैं किसी पदार्थ को लेकर, किसी बात को लेकर, तो वो वैज्ञानिक सोच कहलाती है, वैज्ञानिक विचारधारा कहलाती है। उसी प्रकार से जो भूगोलवेता होते हैं
वो अपने अनुसार किसी वस्तु, प्रकृति, मानव को लेकर कुछ विचार प्रकट करते हैं, पक्ष और विपक्ष में कुछ बातें कहते हैं। वो विचारधाराएं विचारिक क्या कहलाती है? भौगोलिक विचारधाराएं कहलाती है। वो सामान्य तौर पर देखा जाए तो 3 प्रकार की विचारधाराएं हमारे कोर्स में हैं, 1, 2 और 3। पहली विचारधारा है निश्चयवाद। दूसरी विचारधारा है संभोगवाद। तीसरी विचारधारा है नवनिश्चयवाद। अब पहले देखते हैं निश्चयवाद। निश्चयवाद का दूसरा नाम है नियतिवाद। एक इसका और नाम है पर्यावरणीय निश्चयवाद। क्या नाम है? पर्यावरणीय निश्चयवाद। क्या नाम होगी ध्यान में? निश्चयवाद हो, नियतिवाद हो, पर्यावरणीय निश्चयवाद हो, या आ जाए कि मानव का प्राकृतिकरण, यानी मानव पर प्रकृति का क्या प्रभाव पड़ा है, वो भी क्या कहलाएगा? निश्चयवाद ही कहलाएगा। मानव का प्राकृतिकरण, इसका मतलब भी यही होता है निश्चयवाद। इस विचारधारा के जो विचारक हैं कि निश्चयवाद की विचारधारा का कौन कौन से लोग मानते हैं, तो इसको मानने वाले लोग हैं रिटर, रेडजेन, हम्बोल्ट, हंटिंगटन। ये जो प्रमुख लोग हैं, रिटर, रेडजेन, हम्बोल्ट, हंटिंगटन, ये प्रमुख विद्वान हैं जो निश्चयवाद की विचारधारा को मुख्य मानते हैं। अब निश्चयवाद में होता क्या है? निश्चयवाद में प्रकृति को ज्यादा महत्व दिया जाता है, मानव को गौण समझा जाता है। यानी इस पृथ्वी में जो भी परिवर्तन होंगे वो परिवर्तन प्रकृति के कारण होंगे और मनुष्य को उसमें गौण माना जाता है। अर्थात पुराने जन्म के आधार पर परिभाषा दी गई है कि प्राचीन काल में लोग प्रकृति के आधार पर ही अपने आप में अपना जीवन का निर्वाह करते थे। अब मान लो किसी क्षेत्र में धूप तेज है तो प्राचीन काल में लोग क्या कहते थे? ये तो अग्नि देवता का गुस्सा है। लेकिन आजकल क्या होता है, हम अधिक धूप होने पर फ्रिज, कूलर ऐसे चालू कर लेते हैं, पंखे चालू कर लेते हैं ताकि क्या हो जाए, गर्मी कम हो जाए। लेकिन प्राचीन काल में ऐसा था नहीं, क्योंकि वो प्रकृति को ज्यादा देते थे, मनुष्य अपनी सोच में दबा हुआ था। अर्थात निश्चयवाद में क्या होता है, कुमारी सेंटू ने एक सिंपल सी बात कही कि निश्चयवाद के अंतर्गत मनुष्य मात्र प्रकृति के धूल के कण के समान है। अर्थात मनुष्य प्रकृति का दास मात्र है। दास मात्र यानी जो भी काम इस दुनिया में होंगे, इस पृथ्वी पर होगा, वो प्रकृति के द्वारा ही होंगे। मनुष्य अपने द्वारा इस प्रकृति में कोई कार्य नहीं कर सकता। ये बात किस में कही गई है? निश्चयवाद में कही गई है। यानी हम प्राचीन काल में देखते हैं, लोग मान लो बारिश ज्यादा हो रही है, बाढ़ आएगी तो कहेंगे ये तो इंद्रदेव का प्रकोप हो रहा है। अग्नि किसी क्षेत्र में आग लग जाती है तो ये अग्नि देवता के कारण हो रही है। पवन बहुत आंधी तूफान आ रहा है तो ये तो पवन देवता के कारण हो रही है। अर्थात वो प्राकृतिक जीवन के आधार पर ही अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। वो निश्चयवाद विचारधारा के अंतर्गत मानी जाती है। इसके नियतिवाद, पर्यावरणीय निश्चयवाद, मानव का प्राकृतिक, ये इसके अन्य नाम हैं और इसके विचारक हो जाएंगे रेडजेन, रिटर, हम्बोल्ट और हंटिंगटन। अब हम देखते हैं आज का उदाहरण, हम हिंदू धर्म में देखते हैं पीपल की पूजा करते हैं, बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं, सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। वो किसके कारण? अर्थात वो प्रकृति को ज्यादा महत्व देने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। अर्थात वे विज्ञान, वे सोच, वे विचारधारा जिसमें प्रकृति को मुख्य माना गया और मानव को गौण माना गया, वो क्या है? निश्चयवाद विचारधारा मानी जाती है। उसके बाद में दूसरी विचारधारा आती है संभववाद। संभववाद जो शब्द है वो दिया था लुसियन फेवरेल ने। किसने दिया था? लुसियन फेवरेल ने दिया। और इसका जो जनक है संभववाद विचारधारा का, वो है विडाल्ड डी ला ब्लास। कौन है? विडाल्ड डी ला ब्लास। इसको कहते हैं संभववाद का जनक। अब संभववाद में है क्या? निश्चयवाद का बिल्कुल उल्टा हो जाएगा संभववाद। निश्चयवाद में प्रकृति को ज्यादा महत्व दिया गया तो यहाँ पर मानव को ज्यादा महत्व दिया गया।
यानी मानव तो मुख्य है और प्रकृति क्या है, प्रकृति को गौण माना गया है, प्रकृति को क्या है, गौण माना गया है। यानी इस संभववाद विचारधारा के अनुसार पृथ्वी और प्रकृति मानव को अवसर प्रदान करती है और उन अवसरों को प्राप्त कर ही मानव अपने आप में परिवर्तन करता है, अपने अवसरों अपने कार्यों की पूर्ति करता है। वो क्या कहलाएगा, संभववाद कहलाएगा। यानी इस पृथ्वी पर जो भी परिवर्तन होगा वो मानव के कारण से होंगे। प्रकृति तो क्या है, मानव की एक सेवा का संसाधन या साधन माना गया है। यानी मुख्य किसको माना गया है, मानव, प्रकृति को गौण माना गया है। अब इसमें देखते हैं, अब किसी क्षेत्र में मान लो बहुत ज़्यादा तापमान है, बहुत ज़्यादा तापमान हो जाएगा, गर्मी पड़ेगी, तो क्या प्राचीन विचारधारा के अनुसार वैसे ही रहेंगे कि इंद्र देवता का या अग्नि देवता का गुस्सा है, चलो हमें अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा? नहीं, मानव अपनी प्रौद्योगिकी और तकनीकी ज्ञान की सहायता से क्या करेगा, वहाँ पर फ्रिज, कूलर, एसी यानी जो भी वातानुकूलित संसाधन है उनको चालू करके उनका विकास करके उस आसपास के वातावरण को ठंडा कर सकता है। तो प्रकृति में क्या हुआ, उसमें बदलाव आ गया। तो मान लो कहीं पर प्राचीन काल में देखते हैं, मान लो किसी क्षेत्र में एक नदी चल रही है, तो वहाँ के आसपास का किसान तो केवल अपने भरण पोषण के लिए ही कृषि का कार्य करता था। लेकिन संभववाद के अनुसार क्या होता है, मान लो यह कहीं पर नदी चल रही है, तो मानव क्या करेगा, अपनी तकनीकी ज्ञान के माध्यम से यहाँ पर अलग अलग नहरें लगा देगा। नहरें लगा करके इस आसपास के क्षेत्र में भी क्या करेगा, सिंचाई कार्य प्रारंभ कर देगा, सिंचाई कार्य प्रारंभ कर देगा। अर्थात उसने तकनीकी और प्रौद्योगिकी ज्ञान से क्या किया, उस क्षेत्र का विस्तार करके अपने जीवन निर्वाह को, विकास को और ऊपर उठाया, उसके स्तर को और ऊपर उठाया। अर्थात संभववाद में मानव को ज्यादा महत्व दिया गया, प्रकृति को कम महत्व दिया गया। अब इन दोनों के बाद में एक नई विचारधारा का जन्म हुआ है जिसे नवनिश्चयवाद की विचारधारा कहा जाता है। इसकी विचारधारा नवनिश्चयवाद की विचारधारा, नवनिश्चयवाद। इसका एक और नाम है मध्यम मार्ग की विचारधारा, मध्यम मार्ग की विचारधारा, मध्यम मार्ग की विचारधारा। इसका एक और नाम है स्टॉप एंड गो, स्टॉप एंड गो, रुको और जाओ। नवनिश्चयवाद 1920 में ऑस्ट्रेलिया का एक विद्वान था ग्रिफिथ टेलर, ऑस्ट्रेलिया के विद्वान था ग्रिफिथ टेलर। उसने नवनिश्चयवाद की विचारधारा को जन्म दिया 1920 में। अब मध्यम मार्ग कहते हैं इसको, क्यों? क्योंकि ये निश्चयवाद और संभववाद इन दोनों के बीच का मार्ग हो गया, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मध्यम मार्ग की विचारधारा कहते हैं। स्टॉप एंड गो यानी इसने, ग्रिफिथ टेलर ने एक चौराहे के जो पुलिसमैन होता है उसका उदाहरण देके बताया कि जिस प्रकार शहरों में चौराहे पर एक पुलिस कर्मचारी किसी आने वाले वाहन की रोक कर गति तो कम कर सकता है लेकिन उसकी दिशा में बदलाव नहीं कर सकता, उसी प्रकार से मानव क्या कर सकता है, प्रकृति जो हमें अवसर प्रदान कर देती है उस अवसरों को मानव प्राप्त करके उसका दोहन तो कर सकता है, लेकिन आगे क्या होने वाला है प्रकृति में उसको मानव नहीं बदल सकता है। अर्थात टेलर कहना चाहता है कि पृथ्वी और प्रकृति जो भी मानव को अवसर प्रदान करती है उन अवसरों को प्रकृति के सीमा में रहकर ही कार्य करके पूर्ण कर अपना विकास करना चाहिए, ना तो प्रकृति को नुकसान पहुंचाना चाहिए और ना ही खुद को और अधिक धनी बनाने के लिए या और अधिक बड़ा बनाने के लिए प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाले कार्य नहीं करने चाहिए। अर्थात ना तो प्रकृति को महत्व दिया और ना ही मानव को महत्व दिया, दोनों के आपस में सामंजस्य से ही मनुष्य पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर सकता है। ये बात किसने कही, टेलर ने कही। तो ये प्रमुख तीन विचारधारा है, संभववाद, निश्चयवाद, नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद को नीतिवाद भी कहते हैं, पर्यावरणीय निश्चयवाद भी कहते हैं और मानव का प्राकृतिकरण भी कहते हैं। इसके विचारक हैं रिटर, हम्बोल्ट, रेटजेल, हंटिंगटन, शैम्पू। इसमें प्रकृति को महत्व दिया, मानव को। संभववाद का शब्द है फेब्रे ने दिया, विडाल नीलाब्रास खुद का जनक कहते हैं, जनक है विडाल नीलाब्रास, और जीन ब्रुन्स इसका एक अन्य विचारक भी माना जाता है।
और इसमें मानव को महत्व ज्यादा दिया है, प्रकृति को कम है। उसके बाद में तीसरी विचारधारा नवनिश्चयवाद 1920 के लगभग आई। ऑस्ट्रेलिया के विद्वान था ग्रिफिथ टेलर, उसने नई विचारधारा दी, दोनों के बीच का है मध्यम मार्ग की विचारधारा। स्टॉप एंड गो का मतलब होता है जैसे मान लो शहर में जो चौराहा होता है उसमें जो तीन होती है बत्तियां, रेड, येलो और ग्रीन। रेड का मतलब होता है रुको, अर्थात कोई मानव कार्य कर रहा है और उसको कार्य से प्रति को हानि होती है तो मानव को उसी जगह पर रुक जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो फिर उसके सीमा के ऊपर है, किसकी? प्रकृति की सीमा से ऊपर कार्य हो रहा है। मान लो किसी क्षेत्र में खनिज है तो मानव को क्या लगातार बहुत दिनों तक ज्यादा मात्रा में उसका खनन करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। ऊर्जा है, मान लो पेट्रोल है, क्या लगातार उसको फिजूल करना चाहिए, उसका वेस्टेज करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो मान लो किसी चीज का उपयोग कर रहे हैं और सीमा से ऊपर चली जाएगी तो रेड बत्ती होनी चाहिए। मान लो हम प्रकृति की सीमा के अनुसार ही उसका कार्य करते थे, मान लो प्रकृति कोई संसाधन है उसकी मात्रा ज्यादा हो गई है तो हम काम करना स्टार्ट करें, अर्थात ग्रीन बत्ती। तो ग्रिफिथ टेलर ने इसी प्रकार से कहा है, सिंपल सी बात, कि जो भी संसाधन है उनका उपयोग प्रकृति की सीमा में रहकर ही करना चाहिए, ना तो प्रकृति को नुकसान पहुंचाना चाहिए और ना ही स्वयं के भविष्य की हानि उठानी चाहिए। तो ये तीन प्रमुख विचारधारा हैं जो हमारे क्लास 12 की बुक में। आगे वाला जो चैप्टर है वो कल देखेंगे हम, जनसंख्या संक्रमण से संबंधित।